Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So, in this video, I am going to discuss reading and writing filling the blanks because I got lot of queries from student and most of the students are facing difficulty how to solve reading and writing filling the blanks. Because sometime क्या होता है कि हमारे पास जो blanks होती हैं उनमें as such कोई ट्रिक्स भी वर्क नहीं करते हैं. सो आज मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो एपी यूनि से लिए हैं. सो जो उनका जो लेवल है, बिकॉज अभी एपी यूनि ने क्या कर दिया है कि जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें वो आपको लेवल भी बताता है कि आप हार्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो या जो उसका लेवल है वो मीडियम है या लो लेवल है. आज की वीडियो में मैं 2-3 एग्जांपल्स ले रही हूँ कि आपने ईज़िली ब्लैंक्स को सॉल्व कैसे करना है, आप जो लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो आंसर्स हैं उनको कैसे चूज़ कर सकते हो. हम फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी वो है पॉप आर्ट. इसमें है emerging in the mid 1950s in Britain and late 1950s in America. पॉप आर्ट रीच इट्स पीक इन द 1960s. इसमें उसने बताया कि जो पॉप आर्ट है वो अपने पीक पे जो थी वो 1960 में थी. नाउ इट बिगेन एज अ रिवॉल्ट. तब उसने बोला कि इसके बाद जो शुरुआत हुई एज अ रिवॉल्ट द डोमिनेंट अप्रोचेस टू आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑन व्हाट आर्ट डैश. इसमें हमारे पास फर्स्ट है कि जो स्टार्टिंग हुई एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट, अलोंग, विद या विद इन. इसमें हमारे पास होता है अगेंस्ट हो गया कि उसके खिलाफ या आप किसी के अगेंस्ट खड़े हो. अगर आप अलोंग वर्ड यूज़ करते हो तो अलोंग के साथ हमेशा हम विद यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है विद द डोमिनेंट अप्रोचेस टू आर्ट. बट उसने बोला कि इस टाइम पे वो पीक पे थी बट उसके बाद जो उसका उल्टा हुआ इट बिगेन एज अ रिवॉल्ट, उसके जो जो हम कह सकते हैं कि ओपोजिट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अगेंस्ट. यहाँ से आप इसका आंसर चूज कर सकते हो. इट्स पीक इन द 1960 देन इट बिगेन एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द डोमिनेंट अप्रोचेस टू आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल व्यूज ऑन व्हाट आर्ट डैश. यहाँ पे उसने बोला है कि व्यूज जो हमारे थे ट्रेडिशनल व्यूज ऑन व्हाट आर्ट डैश बी, शुड बी, हैज बीन या वुड बी. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन से क्लियर है कि अगर हम बी या हैज़ बीन दोनों में से एक लेते हैं तो उसका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो क्लियर नहीं होगा. यहाँ हमारे पास दो ही ऑप्शन आएंगे. अगर हम दो ऑप्शंस को कट आउट करते हैं, शुड बी या वुड बी. शुड बी या वुड बी में कन्फ्यूज़न क्या होती है. शुड बी होता है कि ऐसा होना चाहिए और वुड बी होता है कि ऐसा हो सकता है. बट उसने बोला है कि आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑन व्हाट आर्ट शुड बी, कि आर्ट ऐसी होनी चाहिए. यहाँ पे हमारे पास उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन आएगी शुड बी. नाउ यंग आर्टिस्ट फेल्ट दैट व्हाट दे वर टॉट एट आर्ट स्कूल एंड व्हाट दे सॉ इन म्यूजियम डिड नॉट हैव एनीथिंग. जो यंग आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ फील करी है कि जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया गया एंड जो उन्होंने म्यूज़ियम में देखा डिड नॉट हैव एनीथिंग, देयर लाइव्स और देयर थिंग्स दे सॉ अराउंड देम एवरी डे. जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा, जो उन्होंने म्यूज़ियम में देखा, बट जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा और जो उन्होंने अपनी सराउंडिंग में देखा, डिड नॉट हैव एनीथिंग. ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पता है डिड नॉट हैव एनीथिंग. डूइंग विद देयर लाइव्स, डूइंग मीन्स अभी वो चीज़ चल रही है. विद देयर लाइव्स उनकी लाइव्स के साथ, टू डू विद देयर लाइव्स या टू डू देयर लाइव्स. हमारे पास डूइंग विद तो ऑप्शन नहीं आएगा. डूइंग मीन्स आप अभी ये चीज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे हमारे पास पड़ा है डिड नॉट हैव एनीथिंग. हैव हम यूज़ करते हैं कि जो अभी रिसेंट में हो चुका है. नेक्स्ट है विद देयर लाइव्स, उनकी लाइव्स के साथ. बट उन्होंने ये हमारे पास क्लियर करा है कि जो उन्होंने स्कूल में देखा, जो म्यूज़ियम में देखा, प्लस जो उन्होंने अपनी सराउंडिंग में देखा, तो उन्हें उनके साथ जो चीज़ है वो उनके साथ क्या कर सकते हैं. डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद देयर लाइव्स मीन्स वो चीज़ ओपोजिट है जो स्कूल में पढ़ाया गया बट जो वो रियल लाइफ में देख रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है तो वो करेक्ट ऑप्शन बनता है टू डू विद देयर लाइव्स. नेक्स्ट है इंस्टेड.
इंस्टेड हो गया कि इसके अलावा. दे डैश सोर्सेज सच एज हॉलीवुड मूवीज, एडवर्टाइजिंग, देन product packaging, pop music and comic books for their imaginary. Now here options are mustered up, relevant in, turned to and reckoned on. So अगर हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गैदरिंग. रेलिवेंट इन, तो रेलिवेंट होता है कि उसके साथ जो चीज़ रेलिवेंट है. सो मोस्टली हम रेलिवेंट के साथ टू यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है टर्न टू. टर्न टू मतलब वो चीज़ें उस चीज़ में चेंज होगी. तो वो किस में चेंज हुई हैं? सच एज हॉलीवुड मूवीज, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, पॉप म्यूजिक एंड कॉमिक बुक्स. नेक्स्ट है रेकन. बट रेकन का मीनिंग होता है जजमेंटल. सो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये चीज़ उनकी लाइफ के साथ रेलिवेंट नहीं थी, सो दे टर्न टू सोर्सेज सच एज हॉलीवुड मूवीज. सो हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं. सो ये हमारे आंसर्स हैं. यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर्स. नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो बैंथम के ऊपर है. बाय द 1850s बैंथम हैड बिकम अ वेल नोन फिगर. सो यहाँ पे 1820s की बात हो रही है कि उस टाइम पे जो बैंथम था वो एक वेल नोन फिगर थी, बोथ इन ब्रिटेन एंड इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ब्रिटेन में भी और वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में भी. हिज आइडियाज वर टू इन्फ्लुएंस द रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो उनके आइडियाज थे वो इन्फ्लुएंस करते थे रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एंड हिज राइटिंग्स आर स्टिल एट द सेंटर ऑफ एकेडमिक डिबेट. सो यहाँ पे उसने बोला है कि जो उसके रिफॉर्म्स थे वो इन्फ्लुएंसिंग थे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना, मेड मीन्स बना, कॉज्ड मीन उसका कुछ इफेक्ट होना, हैपेंड मीन्स जो चीज़ हुई, लास्ट वन इज द कॉन्कर्ड. बट यहाँ से हमें क्लियर है हिज आइडियाज वर टू इन्फ्लुएंस टू द रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास बने ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. सो बने के लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? मेड. नेक्स्ट इज एंड हिज राइटिंग आर स्टिल एट द सेंटर ऑफ एकेडमिक डिबेट. सो जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो भी हमारे पास एज अ एकेडमिक डिबेट हम उस चीज़ को कर रहे हैं. स्पेशली सोशल पॉलिसी. सो उसके बाद उसने बोला है कि जो उनकी राइटिंग्स थी, जो उनके आइडियाज़ थे, तो स्पेशली वो क्या थे? सोशल पॉलिसी के साथ रिलेटिव थे, एज रिगार्ड थे, रिलेटिंग विद थे, या इन केस ऑफ. बट यहाँ पे उसने बोला है कि स्पेशली, तो स्पेशली वो उसके साथ इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है. सोशल पॉलिसी, लीगल पॉजिटिविज्म एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स. नाउ especially relative to social policy, as regards means अगर आप किसी का रिगार्ड कर रहे हो या थैंक्स कर रहे हो. रिलेटिंग विद कि आप दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो. एंड इन केस ऑफ. नाउ उसने बोला है कि जो उसकी राइटिंग्स हैं वो उनकी जो सोशल पॉलिसीज हैं उनके साथ रिलेटिव है. रिलेटिव का मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ है तो दूसरा पर्सन उस चीज़ को फॉलो कर रहा है सेम उसी डायरेक्शन में. सो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो रिलेटिव बनेगा, क्योंकि उनकी राइटिंग्स जो हैं वो रिलेटिव हैं सोशल पॉलिसीज के साथ. नेक्स्ट है बैंथम डाइड ऑन 6 जून 1832, अ डे बिफोर द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वॉज गिवन रॉयल एसेंट. नाउ एज पर द डैश इन हिज विल. सो जो उनकी विल थी, बैंथम्स बॉडी वॉज डिसेक्टेड बाय हिज फ्रेंड द सर्जन थॉमस साउथवुड स्मिथ. सो जो उन्होंने अपनी विल में डायरेक्शंस दी थी, पार्ट्स दिए थे, कैटेगरीज दी थी या लेवल्स दिए थे, बट यहाँ पे विल की बात हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू विल, तो आप अपनी विल में क्या दे सकते हो? डायरेक्शंस. पार्ट्स हो गया हिस्से, कैटेगरीज हो गया आपने डिवाइड कर दिया, और लेवल्स. तो विल में क्या होती हैं? डायरेक्शन. ये सबसे ईजी ऑप्शन था. नेक्स्ट डे रिसर्च इनटू बैंथम थॉट एंड लाइफ कंटिन्यूज टुडे एट UCL. Bentham's project set up in the early 1960s with the aim. अब उन्होंने बोला कि जो हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था अर्ली 1960s में, जो 1960 में सेटअप हो चुका है, तो उसका एम क्या था? विद द एम फॉर प्रोड्यूसिंग
और जब भी हम विद द एम की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पे हमारी जो प्रैपोजिशन यूज होगी फॉर होता है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, अबाउट हो गया कि उसके बारे में बात हो रही है। अगर आप एज यूज करते हो तो हम लिखते हैं एज अ, उसकी तरह। बट यहाँ पे विद द एम है तो विद द एम के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी, ऑफ। नाउ दिस एडिशन इज प्रोजेक्टेड टू टर्न टू डैश 80 वॉल्यूम्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्न टू 80 वॉल्यूम्स, मतलब जो इस प्रोजेक्ट का एडिशन है वो रन कर रहा है टू डैश 80 वॉल्यूम्स, मोस्टली, जस्ट, मोर या सम। सो मोस्टली हम यूज करते हैं कि इन केसेस में हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट मतलब अभी के लिए, मोर 80 वॉल्यूम्स कोई सेंस नहीं बन रहा, मोर का मतलब भी जाता होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सम 80 volumes. Member of the public are invited to assist in this massive editorial task by helping to transcribe Bentham's manuscripts by transcribe Bentham. So check your answers. So these are the options here. Now this is third one. Its level is also hard. Willful blindness. This is the paragraph. Willful blindness has started life as a legal concept in the 19th century. So जो willful blindness का concept था वो 19th century में एक legal concept था. A judge in Regina ruled that an accused could not be convicted for possession of government property. तो उस केस में जो हमारे पास लीगल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो उसने एक जज की बात करी है कि कोई भी जो उनकी पोजेशन है फॉर द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, the jury found that he either knew the goods came from the government stores or had willfully shut their eyes to the facts. So जो हमारे पास जज है वो टू बी, उन्होंने बोला कुड नॉट बी कन्विक्टेड, तो हम उसको तब तक कन्विक्टेड नहीं कर सकते फॉर द पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कि उसने जो पोजेशन लिया है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लिया है, जब तक जो ज्यूरी है वो ये चीज़ फाउंड नहीं कर लेती कि जो गुड्स हैं वो गवर्नमेंट स्टोर से आ रही हैं या फिर विलफुली, मतलब उसने अपनी मर्जी से जो अपनी आइज़ हैं उनको शट कर लिया है। तो हमारे पास है कि तब तक, जब तक ज्यूरी उनको फाइंड आउट नहीं करती, तो जब तक ज्यूरी उनको फाइंड आउट नहीं करती तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, अनलेस। सिंस हो गया कोई टाइम पीरियड गिवन है, ऑल दो मतलब ऐसा हो सकता है, ऑल दो ऐसा है, देयर बाय कि उसके लिए ऐसा हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, कॉलोकेशन है, वो क्या आएगी, अनलेस। अब नेक्स्ट है, लॉट्स ऑफ अदर फ्रेजेस केम टू इनटू दिस कॉन्शियस अवॉइडेंस एंड डेलिब्रेट इनडिफरेंस, व्हाट दे ऑल हैव इन। तो उसने यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रेजेस दिए हैं, विलफुली शट हिज आईज, next is constructive knowledge, then deliberate or willful ignorance, next is conscious avoidance, and next is deliberate indifference. So वो क्या कह रहा है, what they all have in dash is the idea that there is an opportunity for knowledge and a responsibility to be informed. So इन सभी phrases में क्या चीज़ common है, कॉन्ट्रास्ट हो गया कि आप दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी है तो दूसरी थोड़ा लाइट है उससे। देन टोटल हो गया, रिलेशन हो गया। बट हमारे पास ये सारे फ्रेजेस हैं तो उसमें हमने क्या देखना है कि उन सब में कॉमन क्या है, बट इट इज़ श्रिंक्ड। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी कॉमन। नेक्स्ट है, नाउ डेज द लॉ इज डैश ऑफन अप्लाइड इन केसेस। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लॉ इज ऑफन, नाउ लिटिल ऑफन अप्लाइड, लिटिल थोड़ा सा, फ्यू भी कुछ, और मोस्ट, मोस्ट मतलब कि उन केसेस में हम मोस्ट अप्लाई करते हैं। लेस हो गया कम, बट यहाँ पे लॉ की बात हो रही है सो उसने बोला है ऑफन अप्लाइड। ऑफन मतलब जो हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, ऑफनली हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर ऑफन वर्ड है तो मोस्ट। सो लेट्स सबमिट आंसर्स। ये आई थिंक इजी था पैराग्राफ। अनलेस, कॉमन एंड मोस्ट। दिस इज द लास्ट वन, पब्लिक आर्कियोलॉजी।
The aim of this book is to give the reader an overview of study and practice in the field of public archaeology. It offers a series of snapshots of important ideas and areas of work brought together as an introduction. So उसमें बात करी है उसने public archaeology की बात हो रही है. So उसमें क्या होता है कि it offers a series of snapshots of important ideas and areas of work, जिसमें हमारे ideas होते हैं, जो हमारे working areas होते हैं, उनको हम इकट्ठा लेके आते हैं एज एन इंट्रोडक्शन. नाउ an inevitably brief and incomplete one of the most challenging and rewarding parts of the wider archaeological. Now अगर हमारे पास यहाँ पे बिकॉज है तो बिकॉज के साथ हमेशा हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए था ऑफ. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम वॉवल्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन है, ठीक है, तो एन इनएविटेबली है, तो यहाँ पे तो हमारे पास एन आ गया. तो अगर हम बिकॉज की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ऑल बी इट मीन्स इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, अनलेस तब तक, डिस्पाइट हो गया जबकि. सो इसमें उसने बात करी है टुगेदर, फिर उसने इंट्रोडक्शन की बात करी है, फिर उसने ब्रीफ चीज़ की ब्रीफिंग की बात करी है, चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग पार्ट्स की बात करी है, तो इसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है. सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, ऑल बी इट. नाउ रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर and you will have a good working understanding. Means you have to read the book from cover to cover and you will have a good working understanding. So good working understanding is also important in case of the public archaeology. Now here understanding on or within और ऑफ. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ भी बन सकता है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ. सो अंडरस्टैंडिंग इन पब्लिक आर्कियोलॉजी, ऑन पब्लिक आर्कियोलॉजी. ऑन मीन्स अगर हमारे पास कोई टॉपिक होता है, कोई डिबेट का टॉपिक होता है या किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम उस चीज़ के लिए बोलते हैं. बट हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक आर्कियोलॉजी की, तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी किसकी होगी, ऑफ पब्लिक आर्कियोलॉजी. Dash or complicated. Now for a complicated, along के साथ हमारे पास होता है with, और यहाँ पे ऑलरेडी विद है, विद द कॉम्प्लिकेटेड और एज. सो यहाँ पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है. सो पब्लिक आर्कियोलॉजी अ कॉम्प्लिकेटेड रिच एंड डाइवर्स फील्ड, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी, एज अ. फॉर हो गया मतलब किसी के लिए, अलॉन्ग के साथ हमारे पास क्या आना था, विद. एंड डाइवर्स फील्ड comma knowledge of some of the most significant and iconic examples of public archaeology in action. Now diverse field despite of whatever as well as though. अब उसने बोला कि ये complicated field है, rich है and diverse field है, and knowledge of some of the most significant and iconic examples of public archaeology in action. तो ये चीज़ तो है बट उसके साथ हमारे पास ये चीज़ भी है. तो अगर ये चीज़ है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, एज वेल एज. मतलब ये चीज़ हमें प्रोवाइड हो रही है बट उसके साथ हमें ये चीज़ भी प्रोवाइड हो रही है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बिना सोचे आप लगा सकते हो एज वेल एज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉलोकेशन यूज हुई है. नाउ नेक्स्ट है सेपरेट into a specific chapter and you will find a concise and insightful introduction to one aspect of the public archaeology. Think into a, dip into a, stay into a. So अगर आप देखते हो वर्ड्स, तो यहाँ पे स्प्रेड हो गया फैलाना, थिंक हो गया सोचना, डिप होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर आप चाय में जो आप वाटर ले हो उसमें जो चाय है वो उसको डिप कर रहे हो. नेक्स्ट हो गया स्टे, रहना. तो जो चारों वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड पर है, जो प्रैपोजिशन पड़ी है वो इनटू है. तो डिप के मीनिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि डिप किस में करेंगे, इनटू अ स्पेसिफिक चैप्टर, क्योंकि इनटू अ स्पेसिफिक चैप्टर बोला है उसने, एंड यू विल फाइंड अ कंसाइज इंट्रोडक्शन. सो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी, डिप. यू कैन चेक योर आंसर विद दिस, क्योंकि इनटू वर्ड है तो स्प्रेड या फिर और जो ऑप्शंस गिवन है थिंक, उनके साथ हमारा ये ऑप्शन जो है वो नहीं जाएगा. नेक्स्ट है
and a list of readings to develop your understanding. Now, you use this book and I am confident that you will emerge with a better understanding of what public archaeology is. So, even you use this book, that you use this book, however you use this book, how you use this book. So यहाँ पे हमारे पास है even. Even मतलब भी. that दो sentences को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, बट यहाँ पे ये फुल स्टॉप है. सो यहाँ पे दैट का कुछ मीनिंग नहीं बन रहा. हाउ मतलब हो गया कैसे, बट हाउएवर का मतलब होता है कि आप जैसे मर्जी उसको यूज कर रहे हो, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यू विल मर्ज विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पब्लिक आर्कियोलॉजी इज. तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, हाउएवर. सो ये था रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स. इसमें आपको लाइंस के मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अचीव अ गुड स्कोर, अगर आपने अच्छा स्कोर लेना है. क्योंकि अगर आपका है 60, आप 60 एम कर रहे हो, 70 एम कर रहे हो, 80 एम कर रहे हो, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये चीज़ एक दिन में नहीं होती. अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, अगर आप 10 ब्लैंक्स भी डेली उठा रहे हो, सो उन 10 ब्लैंक्स को आपने ये नहीं कहना कि हमें ये होमवर्क मिला है तो हमने ये 10 मिनट में करनी है, बट उन 10 ब्लैंक्स को अगर आप एक बार 10 मिनट भी लगा रहे हो एक पैराग्राफ पे, तो वेल एंड गुड है कि अगर आप दोबारा पेपर फिल कर रहे हो तो आपने अंडरस्टैंड करके, समझ के, जो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करना है. सो आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.